चलो, इकोकार्डियोग्राफी एक तरीके से सोनोग्राफी है, सोनोग्राफी ऑफ हार्ट। ठीक है, जो नॉर्मल अपन एब्डोमेन की सोनोग्राफी करते हैं वैसे ये हार्ट की सोनोग्राफी को अपन ने इकोकार्डियोग्राफी का नाम दे दिया है। ठीक है, बट इकोकार्डियोग्राफी को समझने से पहले अपन को कुछ बेसिक टर्म समझने पड़ेंगे। पहला, हार्ट के चैम्बर है। ठीक है, हार्ट के चैम्बर्स हो गए, ये आ गया लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच जो वॉल्व होता है वो उसको बोलते हैं माइट्रल वॉल्व। इन दोनों के बीच जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जाता है बाहर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के बीच जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, अब इकोकार्डियोग्राफी एडवाइस कब की जाती है? मेनली इकोकार्डियोग्राफी आज की डेट में एडवाइस कब की जाती है? इंडिकेशन क्या रहता है? इस्चेमिक कंडीशन। इंडिकेशन अपन को पहला है कोई सी भी एक्यूट एमआई है उसको डायग्नोस करना है, जो कि ईसीजी में डायग्नोस नहीं हो पा रहा है। कई बार होता है कि ईसीजी में चेंजेस जो हैं इनिशियली स्टार्ट नहीं होते हैं, ठीक है, थोड़े टाइम बाद आते हैं, लेकिन अगर हार्ट को सप्लाई कम मिल रही है तो ईगो में चेंजेस पहले ही आने लगेंगे। ठीक है, पहले से उसमें वॉल्व में मोशन एब्नॉर्मलिटी आने लगेगी। दूसरा, वॉल्वुलर हार्ट डिसीज है। क्लिनिकली वॉल्वुलर हार्ट डिसीज को कंफर्म करने के लिए चेक करना रहेगा। तीसरा, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है, कोई कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है उसको डायग्नोस करने के लिए। चौथा होता है अपन को टोटल ओवरऑल हार्ट का फंक्शन देखने के लिए, इजेक्शन फ्रैक्शन देखने के लिए। ठीक है, ईगो समझने के पहले कुछ अपन को शॉर्ट फॉर्म है वो समझने पड़ेंगे। एक होता है RWMA, ये क्या होता है? रीजनल वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटी। ठीक है, अपन को मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल से मतलब होता है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा जो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन डिसाइड होता है। इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे डिसाइड होता है कि हार्ट के अंदर जितना ब्लड आ रहा है और हार्ट कितना पंप कर रहा है, उन दोनों का परसेंटेज को बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन 60% होता है, मतलब हार्ट के अंदर जितना ब्लड आ रहा है उसमें से 60% ब्लड वो बाहर फेंक देता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, तो हार्ट की जो वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल को अपन ने बीच में से काट दिया है, उसके काट के देखना है। नॉर्मली जो हार्ट है उसको 3 आर्टरी सप्लाई करती हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कभी एंजियोग्राफी की पिक्चर देखी होगी तो उसमें इसी टाइप का दिखता है। ठीक है, 3 मेजर वेसल्स होती है, जो एक मेन वेसल्स है, मेन वेसल आगे 2 में डिवाइड हो जाती है, एक राइट में चली जाती है, एक लेफ्ट में, लेफ्ट आगे फिर 2 में डिवाइड हो जाती है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, इसको बोलते हैं LAD, LCX और RCA। ठीक है, ये नाम याद रखना, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट कोरोनरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और राइट कोरोनरी आर्टरी, 3 है। तो इसमें से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें से ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग बताती है, ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स दिखाती है, नीचे का पार्ट जो है राइट कोरोनरी आर्टरी दिखाती है। ठीक है, तो जब भी अपन उसका इको में क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे, क्रॉस सेक्शन व्यू में रीजनल वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटी मतलब कोई एक रीजन की वॉल की मोशन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, RWMA रीजनल वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटी, कोई एक दीवार जो है हार्ट की कम काम कर रही है, उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे कि हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कितना कम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, और कौन सी वॉल, कौन सी आर्टरी में सस्पेक्टेड ब्लॉकेज होगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, अगर चारों वॉल एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इजेक्शन फ्रैक्शन 60 होगा। अब माना कि ये वॉल काम नहीं कर रही है, ठीक है, ये वॉल काम नहीं करेगी तो क्या होगा, ये वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी और नीचे की कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो इजेक्शन फ्रैक्शन में फर्क आएगा। ठीक है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन थोड़ा और कम हो जाएगा, 40 के आसपास हो जाएगा। ये वॉल काम कम करेगी तो और कम हो जाएगा, तीनों वॉल कम काम कर रही हो तो कम से कम हो जाएगा। तो एक होता है कि पूरी जो दीवार है पूरी दीवारें कम काम करती हैं, ठीक है, उसमें बोलते हैं कि ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया है। ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर की दीवार कम काम कर देगी तो बोलेंगे एक रीजनल वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटी है, किस टेरिटरी में है, LAD, LCX और RCA। कभी इको की रिपोर्ट पढ़ोगे ना तो उसमें सबसे पहले लिखा होगा RWMA, LAD, EF 30 to 35%। तो इन लोग का इनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। नॉर्मली EF 60% होता है, अगर किसी एक वॉल में एब्नॉर्मलिटी आएगी तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा।
कितना कम होगा कितना नहीं होगा ये सिर्फ अपना अंदाजा होता है। आजकल के लिए कोई ऐसे पर्टिकुलरली फॉर्मूला भी होते हैं इसके निकालने के, लेकिन फॉर्मूला से कुछ नहीं चलते, अपन अपने अंदाजे से चलते हैं। अंदाजे से मतलब अपने देखने में अपन को कितना लग रहा है, कितना होगा इजेक्शन फ्रैक्शन इसका, उसके हिसाब से इजेक्शन फ्रैक्शन लेते हैं। रिकॉर्ड मतलब कोई पूरा फॉर्मूला से नहीं निकालता, फॉर्मूला से निकालने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो सब अपने अंदाजे से निकाल के बता देते हैं कि इसका इजेक्शन फ्रैक्शन लगभग कितना होगा। वॉल में जो हाइपोकाइनेसिया होता है, वॉल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, एक होता है एकाइनेटिक, एक होता है हाइपोकाइनेटिक, हाइपो माइल्ड हाइपो, मॉडरेट हाइपो और सीवियर हाइपो। जो वॉल की अंदर घुसने वॉल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसके हिसाब से एक है कि बिल्कुल वॉल एक तरफ की वॉल बिल्कुल ये बिल्कुल जाम हो गई है, काम ही नहीं कर रही, सिर्फ ये दो दीवार काम कर रही हैं, उसको बोलेंगे एकाइनेटिक। फिर बिल्कुल माइल्ड सा फ्लिकिंग हो रही है तो माइल्ड हाइपोकाइनेसिया, थोड़ी सी हो रही है तो मॉडरेट, और सीवियर बहुत ही कम मूव कर रही है तो सीवियर हाइपोकाइनेसिया है। इनके भी मतलब समझ में आ गए। वॉल तो समझ में आई है सबको, अपन को वॉल में 2-3 लीजन देखने रहते हैं। कोई से भी वॉल होगा तो उसमें या तो स्टेनोटिक लीजन मिलेगा या तो रिगर्जिटेशन मिलेगा, ठीक है। वॉल में अगर ज्यादा नहीं, वॉल का जो नॉर्मल जैसे ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल जाम हो गया, यहाँ से ओपन ही नहीं हो पा रहा है तो उसमें स्टेनोसिस हो गई है। अगर इन दोनों का कस्ट अच्छे से बंद नहीं हो पा रहा है, मतलब यहाँ से लीक कर रहा है, तो उसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं। तो वो देखना रहेगा इको से, तो उसको या तो हर वॉल का स्टेनोसिस होगा, माइटल वॉल्व है तो माइटल स्टेनोसिस, माइटल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस, एएस, एआर, इसके हिसाब से नाम लिख दिए। तो ये भी कितना है उसके हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर रहेगा। माइल्ड एमएस, मॉडरेट एमएस, मॉडरेट सीवियर एमएस, या फिर माइल्ड एएस, मॉडरेट एएस और सीवियर एएस, ठीक है। इसके हिसाब से इनकी कैटेगराइजेशन हो जाएगी। ये सब के टर्म कम से कम नाम तुम लोग को पता हो जाइए, तब तो आपको आगे इंजेक्शन फ्रैक्शन अपन बोलेंगे या रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट तुम लोग को समझ में आएगी। चलो अब आते हैं इकोकार्डियोग्राफी के व्यूज कितने होते हैं। ये जैसे नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, नॉर्मल हार्ट इको में, सोनोग्राफी में क्या होता है, सोनोग्राफी में जहां प्रोब रखते हैं ना वहां से जस्ट उल्टा देखिएगा। जैसे अपन ने यहाँ प्रोब रखा है, यहाँ प्रोब रखिएगा तो यहाँ से रेस जाएंगे ऊपर तक, तो पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, पहले वेंट्रिकल दिखेगा, है ना। तो ये व्यूज आएंगे, यहाँ से रेस निकलेगी ऐसे, ठीक है। तो जैसे जैसे फैलती जाएगी वैसे वैसे, तो यहाँ पे अपन ने प्रोब रखा है तो व्यू ऐसा मिलेगा अपन को, ठीक है, उल्टा व्यू मिलेगा। इस तरफ वेंट्रिकल्स मिलेंगे, इस तरफ अपन को एट्रियम मिलेगा, ठीक है। 4 व्यूज होते हैं मेनली हार्ट को देखने के लिए। ये अपना हार्ट हो गया सिचुएटेड, ठीक है। सबसे मेन व्यू होता है, यहां पे रखते हैं लेफ्ट पैरास्टर्नल व्यू, ठीक है, लेफ्ट पैरास्टर्नल व्यू, ठीक है। और दूसरा व्यू होता है एपाइकल 4 चैम्बर व्यू। नाइन्टी 95% केसेस में सिर्फ ये 2 व्यूज की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा कोई व्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई केस में क्या होता है, कहीं जैसे सीओपीडी पेशेंट हो गया या बच्चा हो गया, कोऑपरेट नहीं करता हो, तो एक प्रोब यहां रखा जाता है, सबस्टर्न, सब कॉस्टल व्यू होता है, ठीक है। दो बार प्रोब रखने से मतलब हो जाता है, 2 प्रोब रखे अपन ने, एक लेफ्ट पैरास्टर्नल एरिया पे, एक एपाइकल 4 चैम्बर पे, एक हो गया सब कॉस्टल एरिया पे, एक हो गया यहाँ पे जो स्टर्नम है, सुप्रा स्टर्नल एंगल। कई बार जो एओर्टा है ना, एओर्टा यहाँ से निकलती है, तो एओर्टा की मॉर्फोलॉजी देखने के लिए किया जाता है वो सुप्रा स्टर्नल, यहाँ रखते हैं बिल्कुल, यहाँ सुप्रा स्टर्नल व्यू। तो ये बहुत रेयर केसेस में जरूरत पड़ती है, यूजली बच्चों में ये बहुत कॉमनली यूज करते हैं सब कॉस्टल, ठीक है, बच्चों में कॉमनली यूज करते हैं, या फिर सीओपीडी के पेशेंट में, जिसमें सीओपीडी के पेशेंट में क्या होता है, लंग्स बहुत ज्यादा फूल जाते हैं, तो एयर के कारण व्यू अच्छे से नहीं बनता है, तो अपन सब कॉस्टल एंगल यूज करते हैं। 95% केसेस में सिर्फ लेफ्ट पैरास्टर्नल और एपाइकल 4 चैम्बर व्यू होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन लेफ्ट पैरास्टर्नल व्यू।
लेफ्ट पैरास्टर्नल, लेफ्ट पैरास्टर्नल में दो व्यू होते हैं, एक होता है लॉन्ग एक्सिस व्यू, दूसरा होता है शॉर्ट एक्सिस व्यू। लॉन्ग एक्सिस व्यू मतलब प्रोब कैसा होता है, हार्ट इको प्रोब, इको प्रोब होता है। इसको अपन ने अगर हार्ट के ऐसे रखा है, मतलब पूरा व्यू ऐसे रखा है, तो हार्ट को ये लंबाई में काटेगा, लंबाई में काटेगा, लंबाई से जैसा व्यू दिखेगा वो होता है। और फिर उसी को अपन ने 90 डिग्री मोड़ दिया तो क्रॉस सेक्शन का आएगा। क्रॉस सेक्शन अपन तीन एंगल पे देखते हैं, एक मिड एंगल पे, एक ऐसे और एक ऐसे। मतलब उस प्रोब को ऐसे कर दो और ऐसे कर दो और बीच में रखो, तीन तरीके से हो गए। तो शॉर्ट एक्सिस तीन लेवल पे हो गए, एक एपेक्स लेवल पे हो गया, एक मिड लेवल पे हो गया, एक बेस पे हो गया। ठीक है, लॉन्ग एक्सिस व्यू एक ही होता है। ठीक है, दो व्यू है, दो व्यू से आपको जितनी भी जानकारी चाहिए सब मिल जाती है। बहुत रेयर केसेस में दूसरी जानकारी की जरूरत पड़ती है, उसमें देखा जाता है। अब आते हैं लेफ्ट पैरास्टर्नल व्यू होता है 90% चीजें तो लेफ्ट पैरास्टर्नल में ही समझ में आती है। लेफ्ट पैरास्टर्नल व्यू में दिखता क्या है, ये जैसे यहाँ पे लेफ्ट पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू देखा अपन ने, लेफ्ट पैरास्टर्नल, इसमें क्या दिखेगा, सबसे ऊपर क्या दिखेंगे अपन को, यहाँ पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल दिखेगा, थोड़ा बहुत पार्ट राइट वेंट्रिकल का दिखेगा, ये यहाँ पे मिट्रल वॉल दिखेगा, यहाँ पे एओर्टिक वॉल, मिट्रल वॉल से ओपनिंग दिखेगी, लेफ्ट एट्रियम की, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, थोड़ा बहुत इसमें राइट एट्रियम दिख जाता है। तो लेफ्ट पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू से अपन को पूरी यहाँ की वॉल्व की मॉर्फोलॉजी समझ में आती है कि वॉल्व में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, चैम्बर में कोई हाइपरट्रॉफी या फिर चैम्बर कोई बड़ा तो है कि नहीं। ठीक है, मिट्रल वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व, थोड़ा बहुत ट्राइडेस्पिड वॉल्व और लेफ्ट एट्रियम वगैरह की पोजीशन कैसी है उसकी जानकारी समझ में आ जाएगी इससे अपन को। ये तुम लोग जैसे जैसे देखते जाओगे वैसे वैसे समझ में आएगा, ज्यादा कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। ये बेसिकली लॉन्ग एक्सिस हो गया। शॉर्ट एक्सिस हमने बताया था, शॉर्ट एक्सिस अभी जैसा बताया था वैसे दिखेगा। जो एक शॉर्ट एक्सिस है लेफ्ट वेंट्रिकल के लेवल पे देखना रहता है, इसमें अपन को ये तीनों वॉल दिख रहे हैं, तीनों वॉल में, तीनों वॉल में कितना, इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन और रीजनल वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटी समझ में आ जाएगी। आरडब्ल्यूएम में कौन सी वॉल में है कौन सी वॉल में है नहीं, वो देखना रहता है इसमें शॉर्ट एक्सिस व्यू में। फिर एपाइकल फोर चैम्बर व्यू, एपाइकल फोर चैम्बर व्यू होता है। एपाइकल फोर चैम्बर व्यू में क्या दिखेगा, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। एपाइकल फोर चैम्बर व्यू में जो वो है प्रोब की पोजीशन होती है वो उल्टी कर देते हैं ना, प्रोब इस तरफ पहुंच जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल इस तरफ पहुंच जाएगा, सुबह घुमा देंगे लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा। एपाइकल फोर चैम्बर व्यू में सबसे अच्छे से चारों चैम्बर दिख जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, मिट्रल वॉल, ट्राइडेस्पिड वॉल। अगर एओर्टा ओपनिंग होता है वो दिखता है, थोड़ा सा और उसको टिल्ट करो तो एपाइकल 5 चैम्बर व्यू जाता है, उसमें एओर्टा भी दिख जाता है। ठीक है, इसमें सब दिख जाता है, एओर्टा भी दिख जाता है। एपाइकल 5 चैम्बर व्यू बोलते हैं। एक होता है उसको अपन अगर क्रॉस कर लिया जाए, उसी चीज को आड़ा कर दिया जाए तो एपाइकल 2 चैम्बर व्यू दिख जाएगा। ठीक है, एपाइकल 4 चैम्बर व्यू में क्या है, कोरोनल सेक्शन दिखेगा उसका। ठीक है, मतलब हार्ट को ऐसे काटा है अपन ने, ऐसे काट के जो व्यू दिखता है वो 2 चैम्बर व्यू में ऐसे काट के दिखेगा। ठीक है, तो चार जैसे हार्ट की 4 दीवार है ना, 4 दीवार में से अपन को 2 दीवार देखना ही है इसमें 4 चैम्बर व्यू में, उसको अपन आड़ा कर देंगे तो बाकी दोनों दीवार भी दिखने लगेंगी। तो एपाइकल 4 चैम्बर व्यू होता है, 5 चैम्बर व्यू होता है, 2 चैम्बर व्यू होता है। ये बहुत ज्यादा कुछ याद करने का है नहीं, इसका सीधे प्रैक्टिकल देखा जाता है कैसे दिखता है। जब तक नहीं दिखेगा तब तक नहीं, लेकिन तुम लोग को एनाटॉमी तो पता होना चाहिए क्या चीज कहाँ पे दिखती है। ये सब पता होना चाहिए कि उल्टे दिखेगा, ऊपर वेंट्रिकल दिखेंगे, नीचे एट्रिया दिखेगा। तो मेनली आज आपको पता होना चाहिए इकोकार्डियोग्राफी में जो रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग को पढ़ते तो कम से कम आने लगना चाहिए। रिपोर्टिंग में क्या देखा जाता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई हार्ट के
चैम्बर में एनलार्जमेंट है कि नहीं, चैम्बर दिख जाएगा, सामने दिख रहा है आपको चैम्बर, चैम्बर में कोई हाइपरट्रॉफी तो वो अपन मेंशन करेंगे। दूसरा अपन वॉल्व की पोजीशन, वॉल्व बताएंगे, वॉल्व में कोई स्टेनोटिक लीजन या फिर कोई वॉल्वुलर लेगरजिटेशन लीजन तो नहीं है। तीसरा अपन RWMA बताएंगे, कोई रीजनल वॉल्व मोशन एब्नॉर्मलिटी है या नहीं है, ठीक है। चौथा अपन इजेक्शन फ्रैक्शन बताएंगे, ठीक है। वो तो अपन चैम्बर में बता दिया, चैम्बर में बताएंगे तब सब कंजेनाइटल इफेक्ट अगर कुछ होगा तो वो भी पता चल जाएगा। वॉल्व पे अपन ने सबरे वॉल्व देखी है, मिट्रल वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व, और हम जो रिपोर्टिंग देते हैं ना स्क्रीनिंग में, उसमें सिर्फ इतने लिखते हैं, नॉर्मल ऑल फोर चैम्बर नॉर्मल इन साइज, वो एओर्टिक वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, ट्राइकुस्पिड वॉल्व नॉर्मल, नो RWMA, इजेक्शन फ्रैक्शन 60%। बेसिकली नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 60% माना गया है। अब 60% में 3 दीवारें हैं ना, तीनों दीवारों का थोड़ा थोड़ा जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है, जो ये है, ये सबसे मेन है आप सप्लाई की, ये अगर डिफेक्ट होती है तो इजेक्शन फ्रैक्शन ऑलमोस्ट 35% तक गिर जाता है, मतलब 35% बचता है। ये अकेली गिरेगी तो इजेक्शन फ्रैक्शन 40 to 45% रहेगा। RCA इन्वॉल्वमेंट होगा तो इजेक्शन फ्रैक्शन 45 to 50% होता है। मतलब ये दोनों दीवारों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर चेम्बर हो तो। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जिसको एंटीरियर वॉल एमआई बोलते हैं, ये हो गया एंटीरियर वॉल एमआई, ये हो गया इंफीरियर वॉल एमआई, ये हो गया लेटरल वॉल एमआई। तो हर वॉल एमआई में अलग अलग दीवार पे असर दिखेगा अपन को ईको में। ईको में सर ब्लड सप्लाई का कुछ वो नहीं रहता है, ब्लड सप्लाई का कौन सा अपन कौन सी टेरिटरी इन्वॉल्वमेंट है ये नहीं समझ में आएगा, नहीं मतलब ये अपन अंदाजे से बता सकते हैं वॉल को देख, है ना। हाँ, कई बार एमआई क्या है, एमआई में अपन को दिख जाता है बहुत बड़े बड़े चेंजेस दिख रहे हैं, बहुत एसटी एलिवेशन आ रहा है, लेकिन ईगो नॉर्मल है तो फिर समझ में आएगा कि कोई बहुत छोटी वॉल्व, छोटी वेसल इन्वॉल्वमेंट है, जिससे कि हार्ट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। एमआई के सर कितनी देर बाद ईको करना चाहिए है? ईगो तो तुरंत ही करना ना। एमआई डायग्नोसिस कई बार ईसीजी में नॉर्मल आता है, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई 99% तक होगी और थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई आ रही है तो ईसीजी में चेंजेस नहीं आते, लेकिन ईको में चेंजेस दिख जाएंगे। ईको में दिख जाएगा कोई वॉल्व कम काम कर रही है ना।